वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम 26 सितंबर में होने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए पेपर 2 में साइंस की तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले हमने थ्योरी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप पूरा सिलेबस जो रीट का साइंस का है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्लांट्स आर सेंसिटिव लाइक अदर लिविंग बींग हु फॉर्मुलेटेड दिस थ्योरी। किस वैज्ञानिक ने पौधों में संवेदनाओं की खोज की, जरा बताइए। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने ही पौधों में जो सेंसिटिविटी है उसके बारे में बताया। उसके अलावा सीवी रमन 1928 में इन्होंने 1928 में इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने बताया था प्रकाश का प्रकरण, जिसे हम रमन इफेक्ट बोलते हैं। और इन्हीं के उसमें नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, क्योंकि उन्होंने 28 फरवरी 1928 को ही रमन इफेक्ट दिया था और इसी के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये एक्स्ट्रा बात है जो आपको इससे अलग याद रखनी है। यहाँ पर देखिए कुछ सब्सटेंस अरेंज किए गए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में। ठीक है, वो भी किसके बेसिस पर, डिफरेंस इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल, जो उनके कण हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बढ़ते क्रम में यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करंट अरेंजमेंट। तो इसमें से कौन सा एक सही व्यवस्था को प्रतिनिधित्व करता है, ये हमें बताना है। देखिए बढ़ते क्रम में बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है, सॉलिड में। तो सॉलिड तो सबसे बाद में आ जाएगा क्योंकि बढ़ते क्रम में मतलब पहले कम फिर ज़्यादा फिर और ज़्यादा। तो जो सबसे कम कणों में अट्रैक्शन होता है, ये हम 8th क्लास में 7th क्लास में ही पढ़ लेते हैं। वहाँ पर हमको पता होता है जो गैसेज होती हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो बहुत दूर दूर रहते हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो सबसे पहले गैस आएगा, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। तो यहाँ पर गैस की फॉर्म में क्या दे रखा है, ऑक्सीजन। लिक्विड की फॉर्म में क्या है, वाटर। और आपका सॉलिड की फॉर्म में है शुगर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा परिघटना समूचे तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कौन से फिनोमिनन हैं वो बढ़ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर। इवेपोरेशन, वाष्पन, तो वाष्पीकरण तो बिल्कुल बढ़ेगा, है ना। अगर धूप ज़्यादा है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण हो जाता है। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न क्या होता है, प्रसार। देखिए डिफ्यूज़न क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में आपका एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में, और सॉल्यूट क्या है, जो उसमें डाला जा रहा है। जैसे पानी का कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें पानी है और शुगर है, तो पानी उसमें क्या है, वो सॉल्वेंट है, और जो उसमें डाला जा रहा है शुगर, वो सॉल्यूट है। तो वहाँ पर हम सॉल्यूट डालते हैं लेकिन एक लिमिट होती है। आप पानी में चीनी डाल सकते हैं, उसकी एक लिमिट है ना, वो उसमें घुलती चली जाती है। तो पानी में वो जो सॉल्यूट घुल रहा है ना, वही क्या है, डिफ्यूजन। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी सॉल्यूशन में जब हम क्या आपका जो उसमें सॉल्यूट जब उसमें हम डालते हैं और वो उसमें घुल जाता है, मिल जाता है, तो वही आपका डिफ्यूज़न कहलाता है। लेकिन जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो डिफ्यूज़न जो है ना वो ज़्यादा होगा। एक लिमिट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। समझिए ध्यान से, एक लिमिट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। उस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा आप जो है शुगर डाल सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आप पानी में शुगर डालेंगे तो वो नहीं घुलेगी उसमें, तो वो सैचुरेशन पॉइंट है। लेकिन अगर अभी आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना तो क्या होगा, उसमें चीनी थोड़ी सी और ऐड हो पाएगी क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, डिफ्यूज़न बढ़ गया। तो याद रखेंगे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिफ्यूज़न जो सब्सटेंस घुल रहा है उसमें पूरे उस आपके सॉल्यूशन में, वो ज़्यादा घुल पाएगा और वही आपका डिफ्यूज़न है। तो ये भी बिल्कुल होता है। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, गैसेस फैल जाती हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये तीनों भी बढ़ जाएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर हमें विषमांगी मिश्रण बताना है। एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है, जो सॉल्यूशंस होते हैं ना वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। एग्जाम में सीधा सा पूछ सकता है आपसे कि सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ना कि हेट्रोजीनियस। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो बाहर। अब देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें आप इजीली सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ केसेस में नहीं कर पाते, जैसे ज़्यादातर आप जैसे सैंड है, सैंड में अगर मैंने आपका आयरन के पीसीस डाल दिए तो वो इजीली उसमें दिख जाएंगे, तो वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जहाँ पर आपकी जो पार्टिकल हैं वो दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्सअप इंटरलिंक नहीं हो पाते, वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का देखिए, गैस, अ मिक्सचर ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड में गैस अगर है
तो वो क्या आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? देखिए लिक्विड में अगर कोई गैस है तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है। लेकिन अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन अनदर सॉलिड, ये 100% हेट्रोजीनियस होगा। एक कोई सॉलिड सब्सटेंस पहले से ही है, उसमें और सॉलिड डाल दिया तो वो अलग अलग से आपको आसानी से दिखाई दे जाएंगे, है ना। जैसे अगर मैं मानूँ चीनी है, चीनी में आपने नमक डाल दिया तो नमक के कण जो है वो उसमें आपको अलग से दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों सॉलिड हैं। तो मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड वो आपका हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the temperature of melting ice remain constant for some time even if we continue to supply heat to the beaker. This is because the heat energy, बर्फ के पिघलने का जो तापमान है कुछ समय तक स्थिर रहता है, भले ही हम बीकर में जो ऊष्मा है वो बराबर दे रहे हैं। तो यह जो ऊष्मा ऊर्जा है, ये जो इसका कारण क्या है कि जो आप अगर ऊष्मा कंटिन्यूस दे जा रहे हैं लेकिन फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे ये कारण होता है क्योंकि इट इज़ यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए भी कुछ ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा वहाँ खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। और टेम्परेचर जब तक नहीं बढ़ता जब तक कि पूरी आपकी जो आइस पिघल कर पानी नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ा रही क्योंकि वो एनर्जी खर्च हो रही है कहाँ, वो जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में वो एनर्जी खर्च हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी बेस्ट सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। कौन सा मिश्रण ऊर्ध्वपातन द्वारा सबसे अच्छी तरीके से अलग किया जा सकता है? देखिए सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज। वो अपने लिक्विड द्रव अवस्था में ना जाकर सीधा गैस में जाता है। जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे आपका कैम्फर होता है, कपूर, कपूर को आप जलाते हैं तो वो सीधी गैस बन जाती है, तो वहाँ पर लिक्विड फेस नहीं मिलता, तो वही आपका क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। और ये सब्लिमेशन हमें देखने को मिलेगा आयोडीन और सैंड में। यहाँ पर जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो आयोडीन है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगी और सैंड एज इट इज़ रह जाएगा, तो वो हम सब्लिमेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। बाकी जो बेंजीन है और वाटर है इसको तो हम सेपरेटिंग फनल से भी अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है एटम का, ये किसने दिया था? देखिए जो परमाणु संरचना में प्लम पुडिंग मेथड है ये आपका जे थॉमसन ने ही दिया था। इन्होंने ही सबसे पहले परमाणु की संरचना के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो तरबूजे की तरह होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बीज की तरह इसमें धंसे रहते हैं। तो ये पूरा इन्होंने अपना मॉडल दिया था और इसे ही हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है कि जो फील्ड विजिट होती है, क्षेत्र भ्रमण हम बच्चों को कराते हैं विज्ञान में, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आसानी से हो जाता है इसकी संरचना? नहीं। इसका संचालन आसानी से हो जाता है हम इसलिए कराते हैं? नहीं, बिल्कुल ये तो बात गलत हो गई। इट्स कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ साइंस, ये भी कुछ सही नहीं बैठ रहा। इट डेवलप्ड हैबिट ऑफ हार्ड वर्किंग, बच्चे को अगर हम हार्ड वर्किंग करा देंगे तो बच्चा तो इन्वॉल्व होगा ही नहीं चीज़ों में, तो ये तो साइंस में बिल्कुल अच्छा मेथड नहीं है। इट प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर, बिल्कुल वहाँ पर बच्चा खुद कर सकता है। जैसे अगर हम बच्चों को कहीं फील्ड विजिट पर लेकर उनको दिखाया जाता है कैसे फसल जो है उगाई जाती हैं और वहाँ पर बच्चे खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चों को अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव मिल जाता है फील्ड विजिट में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? और बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ड्यूटेरियम एंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन का जो एक समस्थानिक है ड्यूटेरियम, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आइसोटोप क्या होते हैं। देखिए कुछ एलिमेंट होते हैं ऐसे जिनके कुछ आइसोटोप्स मिलते हैं, जिसमें क्या होता है उनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम होंगे, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, वो अलग होता है, लेकिन परमाणु संख्या सेम होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी है, हाइड्रोजन है 3 नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। एक तो आपको ये भी याद रखना है, ऑप्शन में देकर पूछ लेगा। तो
आप यहाँ पर देख रहे होंगे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर तीनों में इनका जो एटॉमिक नंबर है जो नीचे की तरफ होता है ये सेम है जो कि 1 है, लेकिन जो इनका एटॉमिक मास है ऊपर देखेंगे 1 2 3 ये चेंज है। तो ऐसे ही आपके क्या कहलाते हैं, आइसोटोप होते हैं, जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है किसी एलिमेंट के, वही क्या कहलाएंगे, उसके आइसोटोप कहलाएंगे। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलना नहीं है आइसोटोप्स के बारे में। एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास जो है वहाँ पर डिफरेंट होता है। अब ये जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, इसी से हम बताते हैं कि किसी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितनी परमाणु संख्या होगी, उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। और ये जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, जो ये द्रव्यमान होता है ये किसका सम होता है, ये याद रखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। किसका सम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, ये जो ड्यूटेरियम है, ये जो दूसरा वाला है, इसमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो ड्यूटेरियम है इसमें हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं। अब देखिए जो ये ऊपर एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, ये किस किस का सम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और अभी मैंने आपको बताया जो ये नीचे होता है वो आपका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक है तो प्रोटॉन भी एक हो जाएगा, और कुल मिलाकर ये 2 है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर न्यूट्रॉन भी क्या है, वो आपका 1 है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो ड्यूटेरियम है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट having a number of neutron 9 and its mass number is 17, name the element and its atomic number is। एटॉमिक नंबर तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो पहले हम अगर एलिमेंट को ही पहचान लेंगे तो हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। एक तत्व का समस्थानिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो हमें बताई 9, और उसका जो पूरा द्रव्यमान है वो कितना है, 17 है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही आपके इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी भी तत्व की परमाणु संख्या होती है। और जब हमें किसी तत्व की परमाणु संख्या पता चल जाएगी तो हम उस तत्व तक भी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, 9, और पूरा इसका टोटल मिलाकर मास कितना है, वो 17 है। जब ये 9 है और ये 17 है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 8 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 8। तो यहाँ मुझे पता चल गया कि मेरे प्रोटोनों की संख्या कितनी है, 8 है। और आपको पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है। और आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या आ गया, 8। और आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है, वो आपका ऑक्सीजन का होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो 20 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, आपका याद रखेंगे, सोडियम का 11 होता है, सल्फर का तो 16 होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो आपका 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम ऑफ सी इज प्रेजेंट इन 1.5 मोल ऑफ कार्बन। 1.5 मोल ऑफ कार्बन में हमें बताना है कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। आपको पता होना चाहिए एक मोल में कितने परमाणु, कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। वही आपके एक मोल में बताता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे किसी एलिमेंट में, तो 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन ये 1.5 में पूछ रहा है, तो हम 1.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 से, और यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, 9.033 इंटू 10⁻23। आप ये मल्टीप्लाई कर कर देख लीजिएगा, तो आंसर वहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर पता है, जितने आपसे पूछे उतनी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए रीट एग्जाम में। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या होता है, इसमें बच्चा स्वत आकलन करता है, खुद का आकलन करता है, जिसे हम सेल्फ असेसमेंट भी बोलते हैं, स्वत आकलन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे ही हम क्रिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। तो इसमें बच्चा अपनी कमियां खुद पता करता है, अपना स्वत आकलन करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट रेडिकल इज। कार्बोनेट मूलक का सूत्र हमें बताना है, और ये हमने प्रैक्टिस सीरीज़ में, सॉरी, हमने प्लेलिस्ट में अपनी जो टॉपिक सीरीज़ करी थी वहाँ पर अच्छे से पढ़ा था। तो कार्बोनेट का रेडिकल फार्मूला होता है CO3 2 माइनस इसकी वैलेंसी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे से ये आपको याद रखना है। और थ्योरी में हमने इसको अच्छे से पढ़ा भी था, जहाँ पर हमने देखा था कि जो सोडियम होता है उस पर प्लस होता है। इस तरह से हमने देखा था आयोडीन होता है उस पर माइनस होता है, क्लोरीन होता है उस पर भी माइनस होता है। अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूँ तो उस पर Al कितना होता है, Al+3 होता है। तो वहाँ पर ही हमने देखा था जो कार्बोनेट होता है उस पर -2 होता है। सेम एज ही जो हमारा सल्फेट होता है उस पर भी -2 होता है। SO4 सल्फेट है उस पर भी -2 होता है। तो ये हमने फॉर्मूले देखे थे वहाँ पर जो फिक्स होते हैं और जिनको याद रखना होता है, जिसके बेसिस पर हम आपकी जो इक्वेशन हैं उनमें फॉर्मूले बना पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हु गेव द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। जीव जननवाद का जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया था, हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसके बारे में लुईस पास्चर ने भी बताया है, और क्या कहते हैं आपके एक और साइंटिस्ट हैं आपके, उन्होंने भी बताया था। तो यहाँ पर जो है आंसर होगा फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी ने भी बायोजेनेसिस के बारे में बताया है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया है। यहाँ पर थोड़ा सा ये डाउटफुल क्वेश्चन है, अभी फ़िलहाल इसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी याद रखेंगे फ्रांसिस्को आपका जो रेडी हैं उन्होंने भी इसके बारे में बताया था। बाकी जो ये प्रोपाउंड की थी वो तो शायद लुईस पास्चर ने की थी, और एक और साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया था इसके बारे में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनिल ऑफ द सेल इज़ नोन एज सुसाइडल बैग। कोशिका के किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो वो सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही हम आत्मघाती थैली बोलते हैं, क्योंकि ये खुद फट जाती है कोई भी डिस्टरबेंस की वजह से, जो नुकसानदायक नहीं होती, फिर भी वो खुद ही को डाइजेस्ट भी कर लेती है। तो याद रखेंगे इसी को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, लाइसोसोम को। और ये पूरी हमारी सेल के अंदर क्लीनिंग का काम करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। राइबोसोम जो होते हैं ये आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, और ये जो राइबोसोम होते हैं ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं। और ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। माइट्रोकॉन्ड्रिया तो आपका ATP के थ्रू आपका पावर हाउस जिसको हम बोलते हैं, और जो गोल्गी अपैरेटस है ये क्या करता है, ये आपका जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट कराता है अदर पार्ट ऑफ द सेल, पैकेजिंग करता है और फिर उनका ट्रांसपोर्ट कराता है गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में किसने बताया था, तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। रॉबर्ट हुक ने तो सेल के बारे में बताया था। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल DNA इज सिंथेसाइज्ड। कोशिका चक्र में किस प्रावस्था में DNA का संश्लेषण होता है, तो वो S फेज में होता है। सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू विच गिव फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड टू प्लांट इज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पादपों में जो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो किस ऊतक की वजह से होती है, किस टिश्यू की वजह से होती है, उसे हम कॉलेनकाइमा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, स्थूल कोण ऊतक कॉलेनकाइमा। इंग्लिश में आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी जो आपका पैरेनकाइमा होता है इसमें क्या होता है, इसमें तो फूड वगैरह जो है ये स्टोर करता है, टिश्यू हेल्प करता है फूड स्टोरेज में। और बाकी बस इतना ही आप अच्छे से याद रखेंगे। कॉलेनकाइमा यहाँ पर जो होता है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल इज। प्रोक्रियोटिक सेल कोशिका का उदाहरण हमें बताना है जिसमें वेल डिफाइंड केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो हमें नहीं मिलता, मतलब अच्छे से उसका प्रॉपर वहाँ पर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो हमें देखने को नहीं मिलती। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वहाँ पर नहीं होता, प्रो मतलब पुराने, तो वो वहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पर उदाहरण होगा। बाकी सभी में तो आपके यूक्रोटिक सेल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। यहाँ पर नॉट शब्द पर ध्यान देना है, इसी में हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। अ पर्पस ऑफ कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ इन साइंस। साइंस में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बताइए कौन सा इसका पर्पस नहीं है। दे हेल्प इन स्कोरिंग हाई ग्रेड और मार्क्स, यही आंसर हो जाएगा।
कभी भी कोई भी ऑप्शन वो सही नहीं हो सकता जहाँ पर आपका पर्पस ये होगा सिर्फ बच्चा क्या करे, अच्छे मार्क्स स्कोर करे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पर बेसिक होना चाहिए कि बच्चों को साइंस समझ में आनी चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी मिले, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू। डेवलपिंग मैनिपुलेटिव स्किल, उसके अंदर जो मैनिपुलेटिव स्किल है वो उनका विकास हो, वो सारी चीज़ें साइंस और में प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट से होंगी। लेकिन हाई ग्रेड स्कोर करना यहाँ पर ये टास्क नहीं होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बाहर हो जाएगा। कल का जो क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु वर्क ऑन फिजिकल कंडीशन ऑफ द स्टार, तो वो आपके मेघनाथ शाह हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही था। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है, द ऑर्गेनेल रिलेटेड टू द प्रोटीन सिंथेसाइसिस इज, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित अंग का नाम आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।